नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें दिखाते हैं, बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज़ दैट यू कैन यूज़। वो खबरें जो आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हैं। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं, कोई राजनीति नहीं। खबरें ऐसी जो आपको समझनी चाहिए, जो आपको जाननी चाहिए, जो आपके मतलब की हैं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह हैं। और सिद्धार्थ, आज की जो सबसे बड़ी खबर है और हर अखबार की हेडलाइन है, तो मैं कुछ अखबारों की हेडलाइन आपके सामने रख रहा हूं। पहले, आरबीआई ओपन्स वन टाइम विंडो फॉर कंपनीज इंडिविजुअल्स टू रीकास्ट लोन। मतलब आपने कर्ज ले रखा है अगर बैंकों से, तो आपको एक मौका दिया जाएगा कि आप लोन वापस किस तरह से दे रहे हैं। आरबीआई अलाउज वन टाइम रिकास्ट ऑफ रिटेल लोन्स टू सॉफन कोविड ब्लो। यह हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है। इकोनॉमिक टाइम्स क्या कह रहा है? आरबीआई एंड्स लोन मॉरेटोरियम, अनवेल्स रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। यानी कि अभी तक जो 31 अगस्त तक आपको दिया गया था वक्त कि भाई आप मॉरेटोरियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ईएमआई ना दें। बहुत से लोग ईएमआई नहीं भी दे रहे थे या कर्ज वापस नहीं कर रहे थे, वो मियाद खत्म हो जाएगी। वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। आसान भाषा में आम आदमी के लिए इसके मायने क्या हैं, वो समझाइए सिद्धार्थ। हाँ, देखिए संदीप, जब कोविड-19 आया तो उस समय जब पूरी अर्थव्यवस्था है जो एकदम से जिसको ब्रेक लग गया था, एकदम से थम गई थी, तो उस समय रिजर्व बैंक ने लोगों को फौरी राहत के तौर पे मॉरिटोरियम, यानी कि तुरंत जो आपके जो कर्ज थे उनकी अगर आप चाहें तो आप उनकी जो जो अदायगी थी, जो किस्तें थी, उस पे ये एक ऑप्शन दे दिया था कि आप इनको 31 अगस्त तक इनको ना पेमेंट करें। आप इनको इसका फायदा उठा सकते थे, क्योंकि लोगों के ऊपर एक आर्थिक संकट एकदम से आया था। तो जो है पूरी आम जो भाषा में बोले कि पूरा जीवन जो है ना अस्त व्यस्त हो गया था आम आदमी का एक। तो अब जो ये हम मॉरिटोरियम के बाद जो ये रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, मॉरिटोरियम के तहत तो ये था कि आप को जरूरत हो या ना जरूरत हो, आप इसको इमीडिएटली इसका फायदा उठा सकते थे। आप अपनी जो है लोन्स की जो रीपेमेंट्स हैं वो नहीं कर सकते थे। लेकिन अब रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आपने लोन ले रखा है बैंक से, और इसमें एक उन्होंने कुछ शर्तें जोड़ी हैं कि आप चूंकि 1 मार्च के 2020 के समय, जब आपको आप ये डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। हाँ, तो आप डिफॉल्टर नहीं होंगे तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। हाँ, तभी आप इस मतलब स्कीम के तहत आ सकते हैं। 1 लेकिन मार्च तक रिस्ट्रक्चरिंग, आपने, आपका जो लोन था, आप उसकी बाकायदा किस्तें भर रहे थे, तब आप इस वन टाइम रिकास्ट के लिए एलिजिबल होंगे। हाँ, आप इस रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एलिजिबल होंगे। अब रिस्ट्रक्चरिंग में ये होगा कि ये इंडिविजुअल सभी को, एक तो सबसे पहली बात हम लोग समझ लें कि ये सबके ऊपर लागू है। चाहे आपने इंडिविजुअल एक पर्सनल लोन ले रखा हो, हाउसिंग लोन हो, या आपने बिजनेस के लिए लोन ले रखा हो, तो हर कैटेगरी का आदमी इस रिस्ट्रक्चरिंग के तहत आ सकता है। वो अपने बैंक के पास जाएगा और बैंक से बातचीत करके ये एक आपस में दोनों बैंक और जिसने कर्ज लिया है वो ये तय करेंगे कि वो इसको किस तरह से रिस्ट्रक्चर करना चाहता है। मतलब कि कैसे अब वो जो है आने वाले समय में वो इस लोन को किस तरह से थोड़ा अदा और आसान भाषा में समझाइए। मैं समझा फर्ज रहा हूँ। कीजिए कि मैंने एक होम लोन ले रखा है और मेरी 30,000 रुपए की किश्त है। अब मैं बैंक के पास जाकर कहता हूं कि देखिए भैया, अब ये कोविड ने तनख्वाहें कट गई हैं, दबाव है, मेरे आमदनी उतनी नहीं रही, अब मैं 30,000 नहीं, मैं 20,000 रुपये या 18,000 रुपये महीने दे पाऊंगा, तो इसे ही रिकास्टिंग कहेंगे? ये हाँ, तरीका होगा? एक तो ये तरीका है संदीप कि आप अपनी जो किस्त है उसको घटवा सकते हैं। बैंक आपको ये भी ऑप्शन दे सकता है। हो सकता है आप ये कहें कि साहब, अभी मेरी नौकरी, मेरे पास कुछ भी नहीं है इस समय, मैं बिल्कुल दे नहीं सकता, 1 रुपया भी नहीं दे सकता। तो बैंक के पास वो ये ऑप्शन है। अगर उसको ये लगता है कि हाँ, कुछ समय मैं आपको जो है बिल्कुल छूट दे दूं, बिल्कुल आपको जो है इससे बाहर कर दूं, आप बिल्कुल किस्त ना दे, तो ऐसी मियाद आप 2 साल तक कर सकता है बैंक। 2 साल तक आप ऐसा भी, बैंक और आपके बीच में ये एक अंडरस्टैंडिंग
आप पहुंच सकते हैं दोनों आपस में बात करके कि मैं 2 साल तक अब एकदम किस्त नहीं दूंगा, या मैं इस पे जो ब्याज लग रही है वो कितना दूंगा। तो इस तरह से बैंक किसी भी तरह से जैसा उसको लगता है हर इंडिविजुअल कस्टमर के हिसाब से वो उसका आकलन करेगा। तो किसी को ये भी हो सकता है कि कोई बिल्कुल भी 2 साल तक अपनी किस्तें नहीं देगा, कुछ लोग उसको कम करवा सकते हैं, कुछ उसमें ब्याज में जो है अब ये रिलीफ सुनने ले में तो सकते हैं। अच्छा लगता है, आम आदमी को बड़ी राहत भी महसूस होगी, पर ये होगा कैसे? क्योंकि उससे जुड़ी खबर इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर ही है, फियर ऑफ एनपीए स्ट्राइक इज ट्रिगर। वो ये कह रहे हैं कि भाई लोग बैड लोन्स वो कह देते मैं तो पैसा दे ही नहीं सकता, तो उससे अच्छा वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग कर दो। तो 14.7% पर तो अभी बैड लोन्स हैं भाई, 100 आदमियों ने लिया, 15 आदमी पैसा वापस नहीं दे पा रहे हैं। अब आज की तारीख में मैं कहता हूं अपने बैंक में जाके कि देखिए भैया पैसे तो दूंगा, अभी 1 साल और नहीं दे सकता, तो बैंक मान जाएगा क्या? उनके एनपीएस तो बढ़ रहे हैं। नहीं, आप इसमें देखिए, आप ये मॉरिटोरियम और रिस्ट्रक्चरिंग में ये एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए मॉरिटोरियम में क्या हो रहा था, जिसके पास कैपेसिटी थी वो भी फायदा शायद उठा रहा था उसका, वो भी अपनी किस्तें नहीं दे रहा था। हाँ, ये बड़ी दिक्कत थी। दीपक पारेख, उदय कोटक ने ये कहा कि बहुत सी कंपनियां दे सकती हैं, पैसे नहीं दे रही, पैसे पर बैठी हुई हैं पर अपना ब्याज वापस नहीं दे रही, अपनी किस्तें नहीं भर रही। तो अच्छा, बैंक्स के पास ऑप्शन क्या है संदीप? देखिए, अगर आपने ये बोला कि साहब ये फर्ज के तौर पे आप मुझे ही ले लीजिए, उन्होंने बोला कि साहब सिद्धार्थ जो है अपनी ये लोन नहीं दे रहे हैं, मैं इनको एनपीए डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे एनपीए डिक्लेयर कर दो, मेरे ऊपर इंसॉल्वेंसी या दिवालिया जो है घोषित करने वाली जो पूरी प्रोसीडिंग्स हैं वो आप चालू कर दीजिए। लेकिन उससे होगा क्या? उससे बैंक को भी पैसा मिलने वाला नहीं है। नहीं, पर ये कंपनियों के लिए तो चल जाता है। देखिए कंपनियों को तरीका आता है, आप इंसॉल्वेंसी, आप चले गए, दिवालिया घोषित हो गए, फिर कहीं और दूसरी कंपनी खड़ी कर ली। आपको या मुझे हमारी कुर्की हो जाए, मतलब दिवालिया घोषित हो जाए, हमने प्लेज किया हुआ है कुछ, हमारे लिए तो बहुत मुसीबत है ना। तो ये वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग में आम आदमी के लिए क्या निकलेगा, रास्ता क्या निकलेगा? नहीं, देखिए बिल्कुल मुझे क्या लगता है, अगर बैंक को, देखिए जो लोग जेन्युइन हैं, जो अपने आप को इस बात के लिए बैंक को कन्विंस कर पाए कि जो वो राहत मांग रहे हैं वो जेन्युइन कारण से है, और अगर बैंक को ये लगेगा हाँ। अच्छा, दूसरा एक और बात है, देखिए इस समय अर्थव्यवस्था में की हालत खराब है, ये सबको पता है, बैंक को भी पता है इस बात को। तो बैंक को भी इस बात को देखना है कि मुझे इस समय इसको सपोर्ट करना है, जिसने मुझे अल्टीमेटली बैंक का बिजनेस कहाँ से आएगा? मेरे आपसे, कंपनियों से, जिन लोगों ने उससे कर्ज लिया है, अगर वो कर्ज लौटेगा ही नहीं, वो डूब जाएगा। तो इस समय बैंक को भी इस बात को ध्यान रखना है कि जो पूरा एनवायरनमेंट है वो पूरा एनवायरनमेंट इंपैक्टेड है। तो बैंक को भी कहीं ना कहीं इस बात को रिकॉग्नाइज करना है, ऐसे साक्ष्य प्रेजेंट कर पाएगा, बैंक्स को कन्विंस कर पाएगा कि साहब देखिए मेरे सामने ये समस्या है, हाँ आप मुझे 6 महीने दे दें, साल भर दे दें, उसके बाद मैं इस तरह से इसको लोन को रीपे करूंगा। अच्छा, आप इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स चला भी देंगे तो पैसा आने वाला नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी में इस समय कहीं डिमांड सप्लाई नहीं है। यही तो बात इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कमेंट इन्होंने लिखा है, वो कह रहे हैं सेज रिकवरी रिमेन्स ब्रिटल विद फार्म सेक्टर बीइंग द ओनली होप एट दिस पॉइंट। यानी कि अर्थव्यवस्था दोबारा से चलने लगे, इसकी गुंजाइश अभी बहुत कम दिखाई दे रही है, कृषि क्षेत्र ही अभी थोड़ा बहुत सहारा दे रहा है। नहीं, उन्होंने कल जो बातें कही, देखिए संदीप, उन्होंने इसीलिए ये सब बातें कही कि हमको इंश्योर करना है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम अभी भी साउंड रहे, कारगर रहे। अगर हम ये रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करेंगे तो बड़े पैमाने पे, अच्छा इससे एक और कुछ फायदे बैंक्स को भी होंगे। देखिए एनपीए डिक्लेयर नहीं होंगे तो ना केवल बिजनेसमैन जिसका अकाउंट एनपीए हो रहा है, जिसको रिस्ट्रक्चरिंग मिल रही है, वो भी जाके जो है बाजार में वो सॉल्वेंट रहेगा, लोग उसको भी जो है बिजनेस और आगे बिजनेस ले पाएगा, अपनी जो है बिजनेस को दोबारा पटरी पे ला पाएगा। साथ ही बैंक्स, अगर एनपीए बढ़ जाएंगे संदीप, तो उनको बैंक्स को भी कोई लोन देने, उनकी रेटिंग्स गिर जाएंगी, उनको भी बाजार से पूंजी उठानी है। तो कुल मिला के देखिए ये विन विन सिचुएशन है सबके लिए, और ये इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन मुझे एक चीज जरूर इसमें लगती है कि देखिए जो पिछले 2-3 साल में बैंक्स को दोबारा पटरी पे लाने के लिए जितने एफर्ट किए गए थे, मुझे लगता है कोविड-19 ने अकेले उन सब एफर्ट्स पे पानी फेर दिया है। अब दोबारा से हम पूरा फिर से वो प्रोसेस रीस्टार्ट कर रहे हैं, फिर से एनपीएस जो आप बोल रहे हैं वो जरूर बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप ये रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करेंगे तो ये पूरा प्रोसेस स्टैंड स्टिल हो जाएगा, क्योंकि ना फिर तो बैंक्स किसी को
जो है लेंडिंग करेंगे, ना उनको पैसा लौटेगा, ना वो बाजार से पैसा उठा पाएंगे, तो कहीं ना कहीं मतलब पूरी अर्थव्यवस्था जो है ठप पड़ जाएगी। तो इसीलिए मुझे लगता है शायद उसको चालू रखने के लिए ये सब पूरे रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है, और रिजर्व बैंक ने पूरी मतलब मुझे लगता है जिम्मेदारी से इस पूरे सिचुएशन का आकलन किया होगा, और उसके बाद ही वो इस नतीजे पे पहुंचे होंगे। और द रियलिटी इज हिटिंग होम। अब सरकार को, आरबीआई को भी ये बात समझ आ रही है, लेकिन इसमें एक और पहलू है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड ने छुआ है। 40% ऑफ कॉर्पोरेट लोन्स में नीड रीस्ट्रक्चरिंग। 10,70,000 करोड़ के लोन्स हैं जो लिए हुए हैं कंपनियों ने। 40% माइट नीड रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि ये कंपनियां लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए शायद वापस अभी देने की हालत में नहीं है। तो जो जिस खबर का आप हवाला दे रहे हैं, ये सब चीजें रिजर्व बैंक ने इनका आकलन किया होगा, इस सच्चाई से वो वाकिफ होगा, तभी ये सब जो है कदम उठाए जा रहे हैं। और आप इसको इस तरह से भी देखिए, मुझे एक बात जरूर लगती है कि चूंकि अब रिजर्व बैंक अपनी तरफ से जो कुछ भी हो सकता है आपको मतलब इकोनॉमी को पुश करने के लिए, जिंदा रखने के लिए, चलाने के लिए, वापस सारे एफर्ट कर रहा है। तो तकरीबन पिछले मतलब 3-4 महीनों में उन्होंने 10 लाख करोड़ की तरलता या लिक्विडिटी बाजार को दी है। लेकिन मुझे लगता है अब डिमांड क्रिएट करने के लिए कुछ बड़े एफर्ट सरकार के तरफ से भी होने, मतलब सरकार को भी करने पड़ेंगे। नहीं तो ये कंपनियों को अगर आप मतलब इनको डिमांड नहीं मिले, इनको बिजनेस नहीं मिलेगा, तो जो ये थोड़ा जो ये रिलीफ दी जा रही है इनको, पहले मॉरिटोरियम और अब रीस्ट्रक्चरिंग हम कर दे रहे हैं कि हम आपसे 2 साल तक आपको रिलीफ दे देंगे, आपने जो लोन दे रखे उनकी किस्तें कम हो जाएंगी, या हो सकता है कुछ बैंक्स बिल्कुल ना लें, तो उस पीरियड में इन कंपनियों को के पास बिजनेस भी आना होगा। तो बड़े मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को किसी तरह से डिमांड को भी पुश देना होगा, और मुझे लगता है कि सब कुछ रिजर्व बैंक के करने से नहीं होगा। अब समय आ गया है कि सरकार को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो है की शुरुआत करनी होगी, ताकि डिमांड आए। जब तक डिमांड नहीं सरकार आएगी, ये भी एक्सेप्ट कर रही है, अब ये मान रही है, ये इंडियन एक्सप्रेस ने इस पहलू को छुआ है। ऑटो टू एविएशन एम्प्लॉय कॉस्ट टेक द बिगेस्ट हिट्स, यानी कि हर सेक्टर में हो क्या रहा है, कोविड के चलते, इस कोरोना काल के संक्रमण के चलते कंपनियों में जो तनख्वाहें दी जा रही थी वो सबसे पहले घटाई गई हैं, और ये कटिंग अक्रॉस सेक्टर्स है। तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी को राहत देने की भी कोशिश की जा रही है कि जो आपकी पुरानी ऑब्लिगेशन चली आ रही थी उनको आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, हम आपको मौका देंगे, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अब उन्हें रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। देखिए ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। मतलब एक चीज को आप यहाँ से देख इस तरह से उठाएंगे, जैसे मेरी तनख्वाहें कम हो गई तो इसीलिए शायद मेरे को आप इस तरह का रिलीफ, पहले आपको मॉरिटोरियम दे दिया, अब जब चीजें थोड़ी नॉर्मल हो रही है, कहीं कहीं दोबारा से चीजें शुरू हो रही हैं, पर लोग वापस अपनी नौकरियों पे बुलाए भी जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे रिलीफ देने की जरूरत है, और जैसे होटल्स की आप बात कर रहे हैं, एविएशन सेक्टर एक ऐसा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये सब इस बात को देख के किया जा रहा है कि भविष्य में हमें आशा है कि चीजें 5-6 महीने बाद सुधरेंगी। इसीलिए शायद कल आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, उन्होंने जो अपना जब मॉनेटरी पॉलिसी के जो अनाउंसमेंट्स किए, उन्होंने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो है अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना। दूसरा उन्होंने कहा सिचुएशन कोविड-19 के वजह से बहुत हमें डायनेमिक और हमें प्रोएक्टिव होना होगा, हमें देखते रहना होगा कि कब किस समय कैसे कदम उठाने हैं। और अभी तक मैं ये जरूर बोलूंगा कि रिजर्व बैंक ने मतलब इट इज अहेड ऑफ द कर्व, मतलब उन्होंने इससे पहले कि सिचुएशन एकदम खराब आ जाए, उन्होंने इससे पहले ही वो कदम उठा रहे हैं, लोगों को राहत दे रहे हैं। अब बस मुझे एक बात लगती है कि वैक्सीन आ जाए, चीजें थोड़ी, ये जो मिनी लॉकडाउन या लॉकडाउन जो हो रहे हैं, टेम्परेरी लॉकडाउन, इन सब चीजों का मतलब अगर एक बार ये सब स्ट्रीमलाइन हो जाए और मतलब एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ द इकोनॉमी नॉर्मल चलने लगे, जो आपकी जो साइकिल्स हैं, नॉर्मल जो सप्लाई चेन है या जो प्रोडक्शन लाइंस हैं, ये सब दोबारा शुरू हो जाएं, कुछ एक्सटेंट तक भी चलने लगेंगी, तो मुझे लगता है धीरे धीरे चीजें वापस पटरी पे आएंगी। और इसी कड़ी में एक और कदम उठाया गया है, ये आम आदमी से फिर से जुड़ी खबर है। वो खबर ये कि आप सोना, और हमारे घरों में, सबके घरों में सोना होता है, दिक्कत आ जाती है तो आप सोना दे देते हैं बैंक में या किसी प्राइवेट लेंडर को कि भैया ये सोना रख दो और मुझे पैसे दे दो।
अभी तक आप जितने का भी सोना रखे, फर्ज करें 1 लाख का आपने सोना रखा तो 75,000 रुपये तक का आपको लोन मिल सकता था। अब 90,000 इसकी सीमा बढ़ा दी गई है। आप 90,000 जितना भी आपका लोन है उसका 90%, जितना भी आपका सोना है उसका 90% आप कर्ज ले सकते हैं मार्च 2021 तक। लेकिन ये नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए होना चाहिए और बैंक देंगे ये लोन, प्राइवेट लेंडर्स नहीं देंगे। प्राइवेट लेंडर्स नहीं देंगे मतलब ये मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं कि भाई सोना दे दो और 2 दिन में आपको लोन दे देंगे, वो नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब ये निकला बैंक में आप जाकर अपना सोना गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। देखिए एफर्ट क्या है कि किसी न किसी तरह से आपको राहत दी जाए, आप जो कस्टमर है या जो बिजनेस है उसके हाथ में पैसा किसी तरह से पहुंचाया जाए। तो एक तरफ तो आपको किश्तों पे आपकी राहत दी जा रही, जो आपने कर्ज ले रखा है उसमें मतलब आपको रिस्ट्रक्चर करके आपकी किस्तें कम कर दी जाए या थोड़े दिन के लिए उसको पुश बैक कर दिया। दूसरी तरफ अगर आपको लोन, क्योंकि चूंकि आपने एक लोन ले रखा है उस पर किस्तें कुछ दिन के लिए कम होंगी या माफ या रोक दी जाएंगी, तो अब आपको फ्रेश लोन चाहिए आपको अपने बिजनेस के लिए। तो छोटे जो बिजनेसमैन है वो कई बार अपना गोल्ड रख देते हैं, तो उसमें भी एक परसेंटेज बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि साहब आपको 75 की जगह 90% तक लोन मिल जाएगा बैंकों पे ही। वो इसलिए मुझे लगता है कि शुरुआत उन्होंने बैंकों से, क्योंकि एक और इसमें जो एक इसका फ्लिप साइड है कि सोने का जो रेट है वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है और लग रहा है अब आरबीआई ये मान रहा है। आप लगातार ये कह रहे थे कि देखिए सोने पे अभी हाथ मत लगाइए, आम आदमी के लिए नहीं है, लेकिन आरबीआई को भी लग रहा है कि सोने के दाम और बढ़ेंगे आने वाले दिनों में, इसीलिए ये स्कीम भी इंट्रोड्यूस की गई। जी नहीं, एक तो बढ़ेंगे तो ये तो ठीक है, लेकिन बैंकों के लिए एक फ्लिप साइड भी है कि आपने आज शायद मतलब उसका आकलन किस रेट पे किया और सडनली अगर वैल्यू घट गई तो आपके पास जो सामान है, जो कोलेट्रल आपने रखा घट गया तो बैंक फंस गए, फिर मैं लोन वापस की रख लो अपना सोना। मैंने सोना लिया 1 लाख रुपए का, सोने की कीमत लगाई गई, 90,000 मुझे मिल गए, वो सोने की कीमत 70,000 रह गई, मैं कहूंगा रख लो सोना, आपने पैसे दे दिए। और इसीलिए आरबीआई ये अंदाजा लगा रहा है कि देखिए 1,00,000 रुपए पर 90,000 रुपए का लोन भी मिल जाएगा। वो इसलिए कह रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि 1,00,000 रुपए का सोना रखोगे आने वाले दिनों में उसकी कीमत लगभग 1,10,000 या 1,20,000 हो जाएगी, तो जो रिस्क है बैंकों का वो कहीं ना कहीं कवर्ड रहेगा। हाँ, वो बात आपकी सही है, लेकिन हमेशा मुझे लगता है कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी रेगुलेटर दोनों चीजों को साथ लेके चलता है, तो उनको ये भी इंश्योर करना होता है कि फ्लिप साइड, इसीलिए शायद अभी कंपनियों को उन्होंने इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है इस पूरे प्रोसेस में। तो मुझे लगता है हालांकि कंपनियों ने भी डिमांड की है, उनकी एसोसिएशन ने आरबीआई को अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है। मुझे लगता है एक बार रिस्क फैक्टर्स सारे कंसिडर करके आरबीआई एक सही फैसला लेगा इस मसले। आज की तारीख में बैंकों से ले सकते हैं सोना रखकर आप लोन, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट लेंडर्स नहीं दे पाएंगे। एक और खबर इसी कड़ी से जुड़ी है, कंज्यूमर इंडेक्स एट रिकॉर्ड लो, ये हिंदुस्तान टाइम्स की फ्रंट पेज की खबर है। और ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो होता है ना, कि आम आदमी, आपका, मेरा, मेरे दर्शकों का जो भरोसा है हमारी अर्थव्यवस्था में, वो भरोसा कितना है, और आरबीआई इस रिपोर्ट को जारी करता है। और ये दरअसल जुलाई में 53.8% पर आ गया है, 63.7% था ये, अब 53.8%। मतलब मोटा मोटा मैं ये कहूँ 100 में से 53 आदमियों को ही भरोसा है कि अभी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। पहले ये 63 आदमी कह रहे थे। गलत कह रहा हूं मैं सिद्धार्थ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये जो है ना, टाइम टू टाइम आप देखिए तो मई, जून, जुलाई, ये जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो इन्होंने आरबीआई ने जो रिपोर्ट निकाली है, उसका बेसिकली उसका ये आकलन होता है, वो आपसे पूछते हैं कि आप मतलब गैर जरूरी खर्च अभी करेंगे या आपको आपकी नौकरी में कैसा लग रहा है, आपकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, आने वाला टाइम में आपको जनरल आपके आसपास जो है अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी लग रही। तो उसमें जो उन्होंने एक सर्वे जो करते हैं और उसमें जो उनको लोगों का जो रिप्लाईज मिले हैं या जो लोगों की तरफ से जो रिएक्शन मिला है, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि अभी भी लोगों का विश्वास इस बात में केवल 53 मतलब लगातार गिर ही रहा है। अभी भी वो जो कर्व है वो नीचे ही जा रहा है, ऊपर उठना शुरू नहीं हुआ है। तो लोग, और ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि कोविड-19 का इम्पैक्ट तो अभी कहीं कम नहीं हुआ है, कहीं से भी नहीं लग रहा। अब तो ये भी सुनने में आ रहा है उसके जो ऑफशूट्स हैं, जिनको कोविड हो गया है, दोबारा कुछ लोगों को हो जा रहा है, या उससे जो है जुड़ी हुई कुछ दिक्कतें, लोगों के हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं सामने। तो
तो इसकी वजह से मुझे लगता है अभी भी, और कहीं भी आसपास आपको अभी ऐसा कुछ तो लग नहीं रहा है कि पूरी अर्थव्यवस्था दोबारा से पटरी पे लौट आई। मतलब एक होता है ना, गाड़ी अभी जो है ना एकदम रुक रुक के ही चल रही है, झटके ले रही है अभी भी अर्थव्यवस्था। अब एक और खबर है इसी से जुड़ी। देखिए, आरबीआई ने ये तमाम जो कल बातें कही हैं, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, हमारी मौद्रिक जो नीति है कि रेट कट्स होंगे नहीं होंगे, अभी कोई रेट कट नहीं किया गया है। और उसके पीछे एक वजह ये भी बताई है आरबीआई ने, अब ये थोड़ा दर्शकों को समझाइए संक्षेप में सिद्धार्थ, कि अभी सितंबर के महीने तक महंगाई दर ऊंची रहेगी, हमारी विकास दर नीचे जा रही है, महंगाई दर थोड़ी बढ़ रही है, इसीलिए रेट बराबर रखे गए हैं, अभी जस के तस रखे गए। देखिए, रिजर्व बैंक का काम क्या होता है? उसका काम है कि उसको ग्रोथ को भी बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ उसको ये इंश्योर करना, मतलब उसको विकास को पुश देना, गति देना, उसके साथ साथ ये इंश्योर करना कि जो है महंगाई भी जो है ना एक सीमित दायरे में रह जा, मतलब उनका जो उनको लगता है उनका बेस्ट, जो उनको मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से जो उनको मैंडेट दिया जाता है वो यही होता है कि 4% के आसपास, उससे 2% ऊपर या 2% नीचे से ज्यादा 6 से ऊपर जा रहा है, अभी थोड़ी चिंता ये है। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या, अच्छा इसके पीछे कारण यही है कि देखिए इंटरमिटेंट लॉकडाउन हो रहे हैं, कहीं सप्लाई ब्रेकडाउन हो जा रहा है, मॉनसून आ गया, तो इसकी वजह से अभी भी जो इन्फ्लेशन है, जो खुदरा महंगाई दर है वो 6% के ऊपर है, और उनको ऐसा लगता है कि ये सितंबर तक ऊपर ही रहेगा। उसके बाद लेकिन सेकेंड हाफ में भी नीचे कैसे हो रहा है, क्योंकि जब आप उसको पिछले उसी पीरियड से, पिछले साल के पीरियड से कंपेयर कर रहे हैं, तो उस समय भी इन्फ्लेशन ऊपर था। तो उस इन्फ्लेशन के मुकाबले जब सितंबर के बाद इन्फ्लेशन नीचे आता हुआ इसलिए दिखेगा क्योंकि हम एक ऊंचे बेस पे उसका कंपैरिजन करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत राहत वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने भी ये साफ कहा है बेस इफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन वो उनको लग रहा है कि तुरंत कम हो जाएगा। थोड़ा सा और समझाइए 30 सेकंड में दर्शकों को। देखिए दर्शकों, जब हम महंगाई दर की बात करते हैं, हमेशा पिछले साल के मुकाबले देखा जाता है, तो ऐसा नहीं है, कई बार लगता है कि अरे महंगाई दर तो बहुत घट गई। वो पिछले साल कितनी थी, पिछले साल की महंगाई दर उस महीने की तय करती है इस साल के महंगाई दर क्या है। अगर पिछले साल बहुत ज्यादा थी और हल्का सा भी कम हो गई तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गिरावट आ गई। करेक्ट सिद्धार्थ? हाँ बिल्कुल ठीक है। जैसे वो बेस इफेक्ट का मेरा मतलब हुआ जैसे कि 6% था पिछले साल, तो पहले तो वो उस 6 के आंकड़े को मतलब जो है पार कर, मतलब तक पहुंचेगा अगर इस साल, और 6 के ऊपर अगर वो जाएगा, सपोजिंग वो 10 हुआ तो हम मानेंगे कि 4% इन्फ्लेशन हुआ। मतलब मैं इसको बहुत एक मोटे तौर पे समझा रहा हूं। नहीं, ये समझाना जरूरी है। तो वो जैसे पिछले साल 6 था, वो उनका ये कहना है कि साहब देखिए पिछले साल सेकेंड हाफ में, मतलब जो अक्टूबर से मार्च का जो पीरियड था उस समय इन्फ्लेशन या महंगाई ऊपर थी, काफी ज्यादा थी। तो इस साल जब इस साल का हम अक्टूबर से मार्च का पीरियड देखेंगे, तो जैसे पिछले साल अगर वो 6% थी, तो इस साल वो 6% आने के लिए उसको और बहुत तेजी से ग्रो, क्योंकि 6 पहले ये 6 कवर करना है, उसके बाद और 6 ऊपर जाना, तब वो 6% होगा। तो मतलब तकरीबन 12% का स्पेस। तो वो यही कह रहे हैं कि इसी की, चूंकि पिछले साल ज्यादा था, तो इस साल हो सकता है सेकेंड हाफ में थोड़ा इन्फ्लेशन हमको दिखे कि नीचे आ जाएगा, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नीचे आएगा क्योंकि पिछले साल इन्फ्लेशन ज्यादा था। हम उसको उससे कंपेयर करेंगे तो हमें दिखेगा कि ये कम। तो ये दिक्कत जो है, एक लाइन में मैं समझाऊं दर्शकों, दिक्कत ये है कि विकास दर गोता खा रही है और महंगाई दर ऊपर जा रही है, उसे भी कंट्रोल करना एक चुनौती है आरबीआई के सामने। अब एक और आप लोगों से हर घर से जुड़ी खबर। हर घर में बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आजकल चिड़चिड़े भी हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, स्कूल बंद हैं, खेल पा नहीं रहे, घर में ही बैठे रहते हैं। तो सीनियर्स में बी बैक इन स्कूल ऑन सितंबर 1, अदर्स टू फॉलो। इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है। सरकार अब क्या सोच रही है सिद्धार्थ, कि 1 सितंबर से सबसे पहले 15 दिन के लिए 10वीं से 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनसे कहा जाएगा कि आप स्कूल में आ सकते हैं। उसके बाद 6ठी से 9वीं क्लास के बच्चे, और इसमें भी क्या होगा, सुबह 8 से 11 बजे का एक सेशन होगा, फिर 1 घंटे सैनिटाइज किया जाएगा स्कूल, और फिर 12 से 3। तो स्कूल खोलने की भी अब तैयारी होती दिख रही है। हाँ देखिए, मुझे लगता है कि मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने घर में रह के काफी, मुझे लगता है ऊब चुके होंगे, तो उनके लिए भी एक थोड़ी सी एक फ्रेश एयर की उम्मीद दिख रही है। मतलब एक अगर वो स्कूल जाने को मिलेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इनके साथ मुझे लगता है चूंकि अब इस पे डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स
किस तरह का या डिफरेंट स्कूल्स किस तरह का इस पे मतलब अपने इंडिविजुअल डिसीजंस लेंगे। लेकिन हाँ ठीक है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है, कितना इसको हम एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ये तो हमको पता नहीं, लगेगा आने पेरेंट्स पर वाले भी, टाइम। जो दर्शक हैं जिनके बच्चे हैं, कितने लोग अपने बच्चों को अभी जाने देंगे या तैयार तो होंगे, ये भी एक सवाल है। वो ये सवाल है, फिर एक और कंफ्यूजन आएगा। लेकिन इसके मतलब और पहलू भी है कि कुछ लोग जो है एकदम फीस देने को तैयार नहीं है स्कूलों को, हाँ। क्योंकि उनको लगता है कि स्कूलों को बहुत बचत हो रही है, जो वर्चुअल माध्यम से वो पढ़ाई करा रहे हैं इसमें स्कूल के खर्चे तो हो नहीं रहे हैं। तो कई लोगों को इस अपनी जो फीस की, जो इस समय अभी भी फीस नहीं घटी है, तो उसको लेके शिकायत है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो है मीटिंग ग्राउंड होगा, लेकिन अभी भी स्कूल खुलेंगे। मैं इसको अभी थोड़ा, मुझे लगता है थोड़ा जल्दबाजी होगा किसी कंक्लूजन पे आना। लेकिन हाँ ठीक है, एक शुरुआत हो रही है, इसको भी नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बच्चों का सवाल है, इसलिए मैं कहूंगा इसमें हमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। अब शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय इसमें लगा हुआ है। अभी प्राइमरी स्कूल यानी कि 5वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं वो तो स्कूल में नहीं भेजे जाएंगे, अभी उसके बारे में सोचा नहीं जा रहा है। और स्विट्जरलैंड के मॉडल को स्टडी कर रही है सरकार, अध्ययन कर रही है कि उन्होंने बच्चों को स्कूल में वापस वो कैसे लेकर गए। ये भी इसी रिपोर्ट में जुड़ा हुआ है। लगता है कि स्विट्जरलैंड और हिंदुस्तान के स्कूलों की जो रियलिटी है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होगा। तो मतलब हम अपने मतलब अपने करंट जो सिचुएशन है उनको देख के अगर मतलब फैसले ले तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्विट्जरलैंड के स्कूल के एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे लगता है जमीन आसमान का फर्क होगा। इतने स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे वहाँ पर। आखिरी खबर, और ये आधार कार्ड से, अब सभी के पास आधार है, तो खबर क्या है? न्यू रूल्स एक्सपैंड एम्बिट ऑफ आधार यूज। जो ये 12 नंबर का यूनिक आईडी है ना दर्शकों आपका, अभी तक आप इसका इस्तेमाल कैसे होता था? इसका इस्तेमाल होता था जो जन कल्याणकारी नीतियां होती हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती हैं सरकार की, कि आधार को उससे लिंक कर दो तो आपको वो पैसे आ जाएंगे या वो बेनिफिट मिल जाएगा। अब ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर हेल्थ पॉलिसीज से लेकर, अब इसका जो दायरा है, इसका जो एम्बिट है, उसे बढ़ाने की ओर सरकार चल रही है। मुझे लगता है बहुत ही जो है सराहनीय कदम है, क्योंकि अब आधार आप देखें तो जहां तक आपने कहा कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उनको सारा अभी जो भी आत्मनिर्भर पैकेज के तहत जो भी कैश इंसेंटिव दिया गया या लोगों को अनाज दिया गया, मुझे लगता है उसका बेसिस, एक बड़ा बेसिस आधार कार्ड है। तो सब चूंकि आधार लिंक्ड हैं ये सब चीजें आप हमारे ऐसे बेनिफिशियरीज की। अभी इनकम टैक्स के लिए भी आपने आधार सीडिंग कंपलसरी कर दी है, तो जीएसटी के लिए कर दिया है। मुझे लगता है धीरे धीरे मुझे लगता है कि इसको हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी हर व्यक्ति की बना देना चाहिए आधार को। और चूंकि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, जो एजेंसी जिसको आप इसको वो करना है, चेक करना है, वेरीफाई करना है, वो पब्लिकली वेरीफाई कर सकती है। आपका अंगूठे का या जो उंगली का निशान है वो उस समय पे लिया जा सकता है। कई जगह मतलब हम सब ने अपना अपना और अन्य तरह की पहचानें भी दी हुई हैं, तो क्योंकि ओल्ड एज के लोगों के साथ शायद उंगलियों का निशान मिट जाते हैं, तो दूसरे तरह से उनको पहचाना जा सकता है। तो मेरे को लगता है कि बहुत ही वेलकम स्टेप है। और इसको जितना भी ज्यादा, मुझे लगता है जहां जहां हम लोगों को अपनी आइडेंटिफिकेशन हम लोग दे रहे हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस की बात की जाए, चाहे वो किसी भी तरह से, मुझे लगता है तो उसको अगर हम एक कॉमन बेस बना दें, अपना डेटाबेस बना दें, चाहे वो आपकी मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार दिया जा रहा है या आप एक डिजिटल हेल्थ कार्ड की बात हो रही है, तो हर जितना आधार को हम व्यापक बनाते हैं उतना अच्छा है। क्योंकि अब पर इसमें कानूनी पेच है ना सिद्धार्थ, इसमें एक कानूनी पेच है। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था, लोगों ने डेटा को एक बड़ा इशू बनाया था कि सरकार मेरे बारे में सारी चीज़ क्यों जाने, हर चीज़ में क्यों लिंक किया जा रहा है। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इसे वेलफेयर स्कीम्स, जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं, आईटी फाइलिंग और आपके पैन के लिए कि पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करना इतना ज़रूरी बताया था। तो अभी एक कानूनी अड़चन भी है, एक पेंच भी है कि हर चीज़ में जोड़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, वो कहते हैं सरकार भाई आधार का मतलब ये थोड़ा था, आधार इसलिए थोड़ा आप लेकर आए थे, आप मुझ पर नज़र रखेंगे हर बात को लेकर। नहीं, मुझे लगता है कि अच्छा उसमें मतलब वो कौन सा मेरा ऐसा डेटा ले रहा है, मतलब मुझे अगर वो अपनी स्कीम्स के लिए यूज कर रहे हैं तो ये तो वॉलंटरी है ना। हाँ। आप लाइसेंस बनवा रहे हैं तो आपको सुविधा नहीं होगी कि कल आपको लाइसेंस नंबर याद रखने से अच्छा है कि आप अपना आधार कार्ड हर चीज के लिए, अगर आप 4-5 चीजें ऐसी आपके जीवन में जिनका डेली मतलब साल 6 महीने पे प्रयोग होता है या 2 साल 4 साल पे, तो अगर वो आधार से लिंक्ड है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है?
नहीं, ये तो मुझे अमेरिका में लगता वो सिस्टम बना हुआ है, एक उनका कार्ड है, हर चीज आपने कहीं ट्रैफिक वायलेशन की, आपके कार्ड पर वो पंच आ जाएगा, आपने कहाँ लोन लिया है, कहाँ पर आपने किसी सोशल वेलफेयर स्कीम का इस्तेमाल किया है, आप हॉस्पिटल गए हैं, तो वो एक कार्ड ऑल पर्पस कार्ड हो जाता है। और ये कहीं मेरे मतलब ये तो ये इंडिकेट कर नहीं रहा है कि मैं किस रिलीजन को फॉलो करता हूँ। आधार कार्ड से ये सब चीजें तो इसमें ये सब तो आ नहीं रहा, मैंने किस पार्टी को वोट दिया, मेरी सोच क्या है। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ जो पब्लिक यूटिलिटीज की चीजें हैं उनमें जहां तक ये डेटाबेस कॉमन कर दिया जाए तो मुझे और आपको सबको सुविधा ही होगी इससे। क्योंकि आपको एक ही कार्ड का नंबर याद करना, आप डालिए, पंच करिए। अब मेरे फादर का पेंशन का जो कार्ड है, मुझे पेंशन कार्ड बताना ही नहीं पड़ता है, मैं उनका आधार कार्ड लेके जाता हूँ, वो पंच कर देते हैं, वो वेरीफाई हो जाती है, सब कुछ आराम से हो रहा है। तो इसमें मुझे कोई निजता का खतरा इन इश्यूज पे तो लगता नहीं है। बाकी देखिए ऐसी डिबेट्स का कोई अंत नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमको एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे तो पहुंचना ही पड़ेगा। ये आधार कार्ड मान लीजिए, कोई भी कार्ड होगा तो आप इस तरह की चीजें तो कहीं भी कही जा सकती है। बिल्कुल आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में आज की खबरें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।